बात की मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ आपकी बात से कि पत्रकारिता एकदम नकारात्मक है, क्योंकि भारत ही वह स्थान है जहाँ प्रथम पत्रकार नारद जी को कहा गया है। नारद देवर्षि है, उसको क्यों पत्रकार कहूं मैं? उसका विद्वता का स्तर पत्रकार से 100 टियर ऊंचा है। पत्रकार से 100 टियर ऊंचा है। मैं स्वयं पत्रकार हूं, फिर भी कह रहा हूं कि मुझसे 100 टियर ऊंचा खड़ा है वो विद्वता में। जी, बीता हुआ समय है। हमारे यहाँ पर कभी भी किसी व्यक्ति को किसी तरीके की मृत आत्मा से डराया नहीं गया। पूरे वैदिक प्रमाण में कहीं नहीं मिलता है ना। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर हम लोग किसी आर्क बिशप की घोषणा से किसी को बड़ा मान लें, यूरोप में सबसे बड़ी बात है हाइपोथेटिकल वर्ड है। हम लोग प्रायोगिक विश्व है। हम लोग हाइपोथेटिकल नहीं है। हम लोगों की मान्यता में स्वर्ग उपस्थित है, उनकी मान्यता में स्वर्ग है, होगा, जहाँ हम जाएंगे जी, वहां कुछ मिलेगा, है ना। हम ये कहते हैं कि हम स्वर्ग कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति करेंगे। हम लेने थोड़े जाते हैं, वहां कुछ नहीं मिलना है हमको कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति का मतलब है कि हम पुनर्जन्म ना लें। हमारे यहाँ पर भगवान स्वयं जन्म लेते हैं, कोई ईश्वर पुत्र पैदा नहीं होता। न वो मर के 3 दिन बाद जिंदा होता है, न वो जीने के बाद में मृत जीवन को से लोगों के जीवन का उद्धार करता है। ऐसे भी पत्रकार इसी राजस्थान पत्रिका में मैंने देखे और करेक्शन किए मैंने। तो ये जो पत्रकारिता है ना, ये पत्रकारिता ईमानदारी से बताऊं तो तृतीय श्रेणी के विचारकों की पत्रकारिता है, जिन आज आपसे चर्चा करवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व, उनका परिचय तो आपने सुन ही लिया है। तो डॉक्टर विवेक जी भटनागर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद। इतिहास, पुरातत्व, पत्रकारिता, 3 जो क्षेत्र हैं जिनमें आपकी सक्रियता है रही है, कौन सा क्षेत्र तीनों में से ऐसा है जो हृदय के सबसे नजदीक है? विज्ञान। इन तीनों के क्या बात है ये तो। मैं बीएससी जी, फिजिक्स ऑनर्स के साथ और एमएससी फिजिक्स हूँ। उसके बाद मैंने इतिहास पढ़ा, क्योंकि इतिहास पढ़ने का कारण था सिविल सर्विसेज का कीड़ा काटना। यानी मैं इसको कीड़ा काटना इसलिए कह रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज जो है बड़ी अस्थिर प्रक्रिया है, जिसमें कि आप चयनित हो सकते हैं और नहीं हो सकते। 3 इंटरव्यू देने के बाद भी मैं चयनित नहीं हुआ। अच्छा, तो अस्थिर सा मामला है और उसको हमने ऑप्ट किया, इतिहास पढ़ा। लेकिन इतिहास पढ़ करके आगे पीएचडी करी, नेट पास करी, जेआरएफ किया, जर्नलिज्म में एमजेएमसी किया, जी, नेट पास किया, ये है ना। तो ये सारी प्रक्रियागत है, नौकरी करते हुए काम किए हैं। इसलिए अध्ययन मेरा शौक है, पैशन है। साहित्य पढ़ना मुझे बड़ा आनंद देता है जी। तो इतिहास कब मेरे में सिमट गया मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि इन तीनों के इतर विज्ञान जो है वो ज्यादा। इसका उत्तर ये है जी, कि विज्ञान जो है, अगर विज्ञान नहीं होता तो मानव का इतिहास भी नहीं होता। ये कोई मेरी बात का विरोध कर सकता है, खास करके वो जो मानवी की शंकाएं वाले हैं। लेकिन मैं इसको स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से, बहुत सक्षम तरीके से बताऊं कि अगर मानव ने पहली बार आग नहीं जलाई होती तो मानव को पका के खाना नहीं आया होता। क्या बात। उसका जीवन नहीं बना। आग जलाना वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वो मानवीय की नहीं है। तो मानव का विज्ञान से जुड़ाव सतत विकास की प्रक्रिया की ओर ले गया और उसने इतिहास खड़ा किया। ये सत्य है, क्योंकि अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा मन में एक प्रक्रिया रहती है कि राजाओं की क्रोनोलॉजी और युद्धों का इतिहास हम ज्यादा पढ़ते हैं, राजनीतिक इतिहास। तो युद्ध करने के लिए तकनीक की आवश्यकता है। उस तकनीक ने इतिहास को बनाया। इसलिए विज्ञान मेरे हृदय के करीब है, क्योंकि मैं विज्ञान को तकनीक से
पढ़ता हूँ और इतिहास को भी तकनीक से पढ़ता हूँ। एक अलग तरह का दृष्टिकोण दे दिया है डॉक्टर विवेक जी भटनागर ने पहले ही प्रश्न के जवाब में। इतिहास, पुरातत्व और पत्रकारिता तीनों के इतर विज्ञान नजदीक क्यों है? क्योंकि यदि आप में विज्ञान की दृष्टि नहीं है तो आप इतिहास को भी ठीक से नहीं समझ सकते। किस दौर में किस तरह के हथियार काम आते थे, उन हथियारों का निर्माण कैसे होता था, जैसा भी बातों बातों में इन्होंने कहा कि आग जो है उसका आविष्कार कैसे हुआ, और यदि अग्नि का आविष्कार लोगों को सामान्य रूप से यदि ये पता नहीं लगता है कि अग्नि कैसे उत्पन्न हो सकती है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति रही होगी। बहरहाल हमने एक पंक्ति सुनी है, इतिहास हमारा संबल है, विज्ञान हमारा है भुजबल, गत वैभव का आदर्श आज कर देगा भावी भी उज्जवल। कहते हैं कि इतिहास की गलतियों से यदि व्यक्ति नहीं सीखता है तो फिर आगे आने वाला भविष्य भी बहुत दुरूह रहता है, बहुत कठिन होता है। क्या लगता है, भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं? मेरी आयु अभी 50 वर्ष है जी। कोई रेडियो पर बोलेगा नहीं आसानी से ऐसी बात जी। है ना? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी आयु अभी 50 वर्ष है और मैंने मेरे जीवन में, बीते जीवन में जो इतिहास कहलाता है उसमें जो भी गलतियां करी है उस पर गर्व है। जो गलतियां करी उन पर गर्व है मुझे, क्योंकि वो मेरी अपनी है। अगर भारत भूमि पर किसी से कोई गलती राजनीतिक रूप से हुई, धार्मिक रूप से हुई या सांस्कृतिक रूप से हुई तो वो हमारी अपनी है। उस पर हमें गर्व करना चाहिए, शर्म से सिर झुकाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति शर्म से सिर झुकाएगा अपनी गलतियों के प्रति, वो उन गलतियों के उपचार और निदान की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। आपने तो एकदम अलग कंसेप्ट दे दिया है विवेक जी। एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से यदि इस संदर्भ में बात करे वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो बात कहां से कहां तक पहुंच जाती है। एक दल पूर्व प्रधानमंत्री की वो तमाम गलतियों को निकाल के, उनके निर्णयों को निकाल के, और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आप तो कह रहे हैं कि ये गर्व का विषय है। देखिए, किसी व्यक्ति के चरित्र और उसकी निजता को राजनीतिक तौर पर सोचना अलग विषय है। राजनीति, अगर राजनीति आज से 100 साल पूर्व की होती तो मैं कुछ और बात कहता। आज हम जो है वो एक ऐसी राजनीति में जी रहे हैं जो प्लेटो के हिसाब से भीड़ तंत्र है और अरस्तु के हिसाब से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वाल्टेयर के हिसाब से भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और जब वुडरो विल्सन आते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो वो एक नेशन स्टेट की डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं। सारी व्यवस्था जो है वो आती है क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च से। हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ पर भगवान स्वयं जन्म लेते हैं, कोई ईश्वर पुत्र पैदा नहीं होता, न वो मर के 3 दिन बाद जिंदा होता है, न वो जीने के बाद में मृत जीवन को से लोगों के जीवन का उद्धार करता है। हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरोत्पराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जीर्ण शरीर के जीर्ण होने पर आत्मा उसी तरह उस शरीर को त्यागती जैसे हम फटे हुए कपड़ों को त्यागते हैं। हम कहाँ मृत जीवन को मानते हैं जी। हमारे यहाँ पर मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, उसको हम भूत कहते हैं। और भूत का मतलब किसी भी तरीके से क्रिश्चियंस का वो जंगल में पड़ा हुआ प्रेत नहीं है, वो कब्रिस्तान में पड़ा हुआ प्रेत नहीं। भूत मतलब गुजरा हुआ समय है, बीता हुआ समय है। हमारे यहाँ पर कभी भी किसी व्यक्ति को किसी तरीके की मृत आत्मा से डराया नहीं गया, पूरे वैदिक प्रमाण में कहीं नहीं मिलता है ना। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर हम लोग किसी आर्क बिशप की घोषणा से किसी को बड़ा मान ले तो मुझे स्वीकार नहीं है। दोस्तों, बहुत ही स्तरीय चर्चा हो रही है और इस चर्चा में दर्शन भी आ रहा है, विचार है ही, और इस दौर की राजनीति की भी बात हुई। आपने क्या कभी इस बात पर विचार किया कि हमारे यहाँ भूत
उसका क्या तात्पर्य है। और भूत से डराने की जो बात है, ये वैदिक परंपरा में तो कहीं चर्चा ही नहीं है। एक बड़ी बात डॉक्टर विवेक भटनागर जी ने कह दी है। हमारे यहाँ जब हम बचपन में संस्कृत पढ़ा करते थे, 3 काल पढ़ाए जाते थे, वर्तमान, भूत और भविष्य। और उसके आधार पर मुझे याद आता है, बचपन में एकदम छोटे से थे, पढ़ती पढ़ते पठनती, पढ़सी पढ़ते पठत, पठामी पठाओ पठाम, और उसी को है पठत, और वो जो भूतकाल। तो भूत जो है वो गुजरा हुआ है, और कोई डरने की चीज नहीं है हमारे यहाँ। ये बड़ी बात। राजस्थानी में एक लोकोक्ति है जी, ये जीवता जी जो कई नहीं कर सके, हाँ, वो मरने के बाद कोड़े कटु करे। हाँ, जो जीते जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका, मरने के बाद क्या कर लेगा। बड़ी बात है जी। तो कॉन्सेप्चुअली हमको जीना है, जीने का तरीका पता है। हम लोग जब जीवन को जीते हैं तो कृष्ण ने ही उसी गीता में कहा है कि हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्ध कृत निश्चय। कि मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीतोगे तो इस भूमि का भोग करोगे। उठो, युद्ध करो, लोगों को मारो और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। तुम नहीं मारते हो ना, मारता मैं हूँ। तुम तो अपना कर्म करते हो, तुम अपना कर्म नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, विश्व कैसे चलेगा। यूरोप में सबसे बड़ी बात है हाइपोथेटिकल वर्ड है। हम लोग प्रायोगिक विश्व है, हम लोग हाइपोथेटिकल नहीं है। हम लोगों की मान्यता में स्वर्ग उपस्थित है, उनकी मान्यता में स्वर्ग है, होगा, जहाँ हम जाएंगे वहां कुछ मिलेगा, है ना। हम ये कहते हैं कि हम स्वर्ग कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति करेंगे। हम लेने थोड़ी जाते हैं, वहां कुछ नहीं मिलना है हमको कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति का मतलब है कि हम पुनर्जन्म ना लें। और वो लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पुनर्जन्म की प्रक्रिया है, उनके विचार में वो लोग ये कहते हैं कि ये एक ट्रांजिट लॉन्च है, यहाँ से वहां जाएंगे, उस दिन अल्लाह डिसाइड करेगा कि कौन स्वर्ग में रहेगा, जो नर्क में जाएगा वापिस धरती पे पैदा होगा। उस दिन पैदा होगा जब प्रलय हो जाएगा। हम कहते हैं धरती पे कुछ प्रलय नहीं होगा, कहते हैं मरेंगे फिर आएंगे, है ना। एक और लोकोक्ति है राजस्थानी में कि आप मरिया जग डूबिया, आप मर जाओ दुनिया खत्म, कुछ नहीं बचता है जी। ठीक बात है। आपकी हड्डियों को गंगा में बहा दिया जाएगा और आपकी राख मिट्टी में मिल जाएगी, दुनिया खत्म आपके लिए। कोई मर के लौट के न करके किसी ने ये नहीं बताया कि ऊपर स्वर्ग कैसा है, नर्क कैसा है, आज तक किसी ने नहीं बताया। सो विश्वास मत कीजिए। भारतीय संस्कृति की धारा में, इतिहास की धारा में जैविक चिंतन से लेकर अजैविक चिंतन तक सभी शास्त्र के रूप में स्वीकार्य है। अगर मैं ये कह दूं कि बृहस्पति सूत्र सत्य है तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। और अगर मैं ये कह दूं कि वैष्णव सूक्त सत्य है तो ईश्वर ही ईश्वर है, कुछ दूसरा है ही नहीं। एकदम पूरा विरोधाभास है ना। अवैदिक चिंतन और वैदिक चिंतन दोनों उपलब्ध है। अद्वैत और अद्वैत है। अद्वैत और अद्वैत तो बहुत बाद में आता है, वैदिक और अवैदिक चिंतन पहले आता है। जब अवैदिक चिंतन में 13 मत उभर करके आते हैं, जैन, बौद्ध, आजीवक, आनंद मार्गी, कपालिक, नितांत भौतिकवादी, भौतिकवादी, निष्क्रियवादी, कर्मवादी, अकर्मवादी, इतने 13 मत जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच प्रगटे। वो पीरियड हम लोग अगर भारतीय काल गणना की विधा से जाएंगे तो 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लगा करके 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच प्रगटे। इन सभी में सभी तरीके के अवैदिक चिंतन है। वैदिक चिंतन है ही नहीं इंसान, अवैदिक चिंतन है। अवैदिक चिंतन है। अवैदिक चिंतन का कॉन्सेप्ट है ईश्वर नहीं है, ईश्वर कोई अस्तित्व नहीं रखता, और हम जो करेंगे उसका कर्म हमको भुगतना है ना। नितांत स्वार्थी चिंतन, इसमें मुझे मेरे किए का फल मिलेगा, मेरे किए का फल दूसरे को नहीं मिल सकता, वो ये कहता है। तो हम लोगों ने उसको स्थान दिया और उस चिंतन को प्रतिपादित करने वाले लोगों को ईश्वर तुल्य मान करके ये अवतार है। हम लोगों ने किसी का भी ये नहीं अस्वीकार्य नहीं किया है। तो भारत में अस्वीकार्य की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए लोकतंत्र में 4 वोट से स्वीकार्यता और 4 वोट से अस्वीकार्यता, भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रिया नहीं हो सकती।
मैं इसी विषय पर आने वाला था, पर श्रोताओं के लिए ये एक बड़ी मजेदार बात हो सकती है कि जो लोग इतिहास को केवल राजा महाराजाओं के युद्ध तक सीमित करते हैं, आप जो बात कर रहे हैं ये भी तो प्राचीन इतिहास ही है, एक प्रकार पूरा से इतिहास है। पूरा इतिहास है। और इतिहास को इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है, वैदिक और अवैदिक जो चिंतन है उसकी भी बात हो सकती है। कब ये विचार आया, किसके माध्यम से आया, कितने वर्ष पहले आया, तमाम तरह की बातें। बहरहाल जब भारतीय लोकतंत्र की बात आ गई और आप जो बात कह रहे हैं, तो मेरे दिमाग में भी एक प्रश्न अक्सर कुलबुलाता रहता है, हो सकता है बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा। सभी को जो वोटिंग राइट दिया गया है, मताधिकार का जो अधिकार है, मत का अधिकार, एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अनेक विषयों में शोध किया है, उसके वोट का भी उतना ही महत्व है जितना महत्व एक शराबी का है, जितना महत्व एक अनपढ़ व्यक्ति का है, जितना महत्व एक, मैं कहूं कि जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं है और जिसको ये भी नहीं पता है कि भारत, इंडिया, राष्ट्र, देश, नीति, नियम, कानून, विधानसभा, संसद क्या है, कुछ भी नहीं पता है। ये इतनी बड़ी विसंगति आप किस दृष्टि से देखते ये हैं? विसंगति नहीं है। मेवाड़ के एक महाराणा हुए, महाराणा फतेह सिंह जी, जो सेकंड लास्ट किंग ऑफ मेवाड़ है। उसके बाद में स्टेट मर्जर होता है उनके पुत्र के बाद। मेवाड़ दरबार फतेह सिंह जी बिल्कुल अनपढ़ आदमी थे, उनको खाली साइन करना आता था। तो उनके साइन के लिए नीचे उनकी सील लगती थी, तो फतेह सिंह लिखा जाता था। फतेह सिंह, सिंह, सिंह नहीं लिखा जाता था, सिंह। पूरे राजस्थान में अगर पुरानी पोथियां पढ़ेंगे तो जयपुर हो, जोधपुर हो, मेवाड़ हो, ढूंढाड़ हो, हाड़ौती हो, कहीं भी हो, सिंह लिखने की परंपरा नहीं, सिंह लिखते हैं। सी बड़ी बिंदी और ग बड़ा। तो के मुंशी मेवाड़ के प्राइम मिनिस्टर बनकर के आते हैं 1919 में, और महाराणा फतेह सिंह जी से कहते हैं कि भाई ये तो गलती कर रहे हो आप, ये तो सिंह होता है, सिंह नहीं होता है। तो मुंशी जी से वो कहते हैं कि राणा जी मुंह के मुंशी जी तुम आओ। क्या बात है, किंग मैं हूँ कि तुम हो? क्योंकि राणा जी तो आप ही हो। तो जवाब में फतेह सिंह जी कहते हैं कि मुंह राणा जी हूँ तो सी मारी ज मोटी लाएगा, गई मारी ज मोटो लाएगा, थोड़े थोड़ी लाएगा। यानी तुम्हारे सी और ग बड़ा नहीं हो सकता। मैं राणा जी मेरे लगेगा, मेरे छोटा लगेगा ही नहीं, मेरे बड़ा लगेगा, बड़ा ही लगेगा, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। ठीक है। न तो उन्होंने के मुंशी को डांटा, न रोका, न कुछ किया। इस किंग उस समय में वो कह देते कि तुम्हें तमीज नहीं, गेट आउट। कभी कोई पूछने वाला नहीं था उस आदमी से। लेकिन हमारी परंपरा ऐसी नहीं है। जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो बड़ा तार्किक राज्याभिषेक है। जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो राजा कहता था अपने स्नान के बाद, दशाविधि स्नान बोलते हैं, 10 मटकों से 10 अलग अलग स्थानों के नदियों का जल आता था, निलाया जाता है उसको, और 10 तरीके की नदियों की मिट्टी से उसको लीपा जाता था, फिर निलाया जाता था। तो दशाविध स्नान कहते हैं। वो स्नान पूर्ण होने के बाद में राजा ये करता था कि वो कहता था अदंडयो अस्मि, अदंडयो अस्मि, अदंडयो अस्मि। मैं राजा बन गया हूँ, अब मैं दंड से परे हूँ। ठीक है ना। उस पर उसका गुरु राजपुरोहित 3 दंड धारण करता था। एक स्वर्ण का, एक चांदी का, और एक मोर पंख का। चांदी का मारता और कहता दंडयो अस्मि, सोने का मारता और कहता दंडयो अस्मि, और मयूर पंख का मारता और दंडयो अस्मि। हर बार समझाता, दंडयो अस्मि का अर्थ समझाता वो कि दंडयो अस्मि मतलब तो इस दंड के विधान के, छत्र और दंड के विधान के नीचे है, तो उससे ऊपर नहीं है। दूसरा दंडक लगाता और कहता कि तू वार्ता के अधीन है, मतलब जनता के परिष्कार के लिए तुझे आर्थिक संसाधन जुटाने हैं। वार्ता आर्थिक संसाधन है, वार्ता अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र भूमिका शास्त्र भारत में ट्रांसलेशन गलत किए हुए हैं। इकोनॉमिक्स वार्ता है, भारत में वार्ता है, वार्ता है। तो इस वार्ता के अधीन है। और तीसरा ये है कि तू राज्य की नियमावली के अधीन है, न्याय शास्त्र के अधीन है, वो मयूर पंख है। राजा भी भारत में स्वतंत्र नहीं रहा, कभी नहीं रहा। हाँ, कोई एक्सेप्शनली खराब व्यक्ति आ जाए तो डेमोक्रेसी में भी आ सकता है। और गलत लोग आए हैं जिन्होंने अपराध किए हैं, और
उनके परिणाम हमने बाद तक भुगते हैं जी। तो राजा को क्रिटिसाइज कर देना गलत बात है। राज व्यवस्था में राजा चयन करता है, जब अपनी मंत्री परिषद रत्निनों का चयन करता है तो सर्व समाज से लेता है। शुद्ध राजपूत किसी राज दरबार में रहे हो तो कोई बता दे, और शुद्ध ब्राह्मण किसी राज दरबार का हिस्सा रहे हो तो बता दे। ब्राह्मण का सर्वोच्च पद राजपुरोहित, तो उसके अलावा दूसरा ब्राह्मण नहीं हो सकता, ढूंढ के निकाल दो राज परिषद से। तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था वहां पर भी है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था यहाँ पर भी है। यहाँ पर वोटिंग राइट की बात करते हैं, तो वोटिंग राइट का मसला मैं बता दूं कि एक मैंने महाराणा फतेह सिंह का उदाहरण, और ये सारी कहानी इसलिए सुनाई कि एक अनपढ़ आदमी की विद्वता इस स्तर की हो, उस आदमी को वोटिंग राइट होना चाहिए। विद्वता तो होनी ही चाहिए। मैं यहाँ सवाल वही कर रहा था कि यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे नशे में ही धुत है। नहीं, इसका जवाब है मेरे पास जी। हमारे यहाँ पर उत्तर मेरूर अभिलेख दुनिया का सबसे पुराना वोटिंग सिस्टम का रिकॉर्ड करता है, जो दक्षिण भारत में बृहदीश्वर मंदिर में मिला है, और चोल राजाओं का लिखा हुआ है। ठीक है, परांतक चोल का लिखा हुआ है। उस अभिलेख में स्पष्टीकरण के साथ में वोटिंग राइट दिया गया है, और उस वोट को बनाने का मेथड था स्टिक बनाना। तो स्टिक बनाई जाती थी, उनको कलर किया जाता था, और हर व्यक्ति जो भी चुनाव में खड़ा होगा उसको एक कलर अलॉट होता था कि इस कलर, ये कलर तेरा है। और जितने वोटर्स हैं उतनी सारी स्टिक उतनी बनती थी, पूरी पूरी बनाई जाती थी। बचेगी तो छोड़ दी जाएगी, बाकी तो बनेगी। तो उसमें हाईएस्ट स्टिक पाने वाला जीतता था और आता था। लेकिन वोट देने का अधिकार किसको मिलता था? धनहीन ना हो, मतलब बैंकरप्ट ना हो जी, पागल ना हो, समाज से बहिष्कृत ना हो, नशा नहीं करता हो, ठीक है ना, और जिसके माता पिता का पता हो। अज्ञात माता पिता वाले को वोटिंग राइट नहीं दिया। इसमें से एक चीज कि जिसके माता पिता का पता हो मैं हटाना चाहूंगा, बाकी सभी अप्लाइड होनी चाहिए, ताकि वोटिंग प्रक्रिया सही रहे, ताकि नशेबाजी की विधि खत्म हो जाए, नशा दे करके लोगों से वोट खरीदने की प्रक्रिया भी बंद हो, इसमें शुद्धि आएगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का शुद्धिकरण होगा। बावजूद इसके मेरा ये कहना है कि अभी भी ठीक ही है, अभी भी ठीक है, ज्यादा छेड़े नहीं तो भी चलेगा। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको आरंभ में बोला कि मैं उस प्रक्रिया के विरोध में हूँ जब 4 लोग एक के समर्थन में, 4 लोग एक के विरोध में, जो हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर सर्वसम्मति है, सर्वसम्मति का विधान। तो प्रक्रियागत ऐसा किया जाना चाहिए कि सर्वसम्मति पैदा करने के लिए क्या किया जा सकता है, खुलेआम बिठाओ सबको, सबके से चर्चा कराओ, अगर आवश्यकता पड़े तो वोटिंग कराओ, आवश्यकता नहीं पड़े तो सर्वसम्मति ठीक है, सर्वसम्मति ठीक है। ऋग्वेद में सभा, समिति और विदत का विधान है। सभा जो है वो रत्निनों की सभा है, बड़ों की सभा है, जहाँ पर बैठ करके नीति के निर्णय होते हैं। समिति जो है वो राजपुरुषों की सभा है, जहाँ पर नियमित कार्य चलाने के लिए यानी एग्जीक्यूशंस के निर्णय होते हैं। और विदत जो है वो आम सभा है, जब राजा का चयन करेंगे तो विदत का आह्वान किया जाएगा, विदत से ही विधाता निकला है, ठीक है ना। तो वो जो विदत है वो हर वक्त प्रक्रिया में लाई जानी चाहिए। वोट कराना आवश्यक नहीं है, बिठाओ लोगों को, सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करो, नहीं बनती तो वोट करो। लोकमत परिष्कार का एक विषय चलता है दोस्तों, उसमें भी बहुत सारी बातें आती हैं इसी तरह की, और किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है, किस तरह से लोक मत को परिष्कृत किया जा सकता है जिससे बेहतर जनप्रतिनिधि आए, बेहतर ये तंत्र काम करे। खैर बहुत गहरी और गूढ़ चर्चा हो रही है, थोड़ी सी इसको और सरल करते हैं। जी हाँ, और आते हैं आपके जीवन पर। जिस तरीके से आपने पत्रकारिता में काम किया, हिंदू अखबार में काम किया, ईटीवी में आपका काम रहा, राजस्थान पत्रिका में रहा, तीनों को देखें तो चाहे मीडिया कह सकते हैं, लेकिन एक अंग्रेजी की पत्रकारिता हो गई, एक टीवी की पत्रकारिता हो गई, एक हिंदी की पत्रकारिता हो गई। क्या अनुभव रहे तीनों के? मैं सबसे पहले पत्रकार होने के भाव को कह दूं कि एक व्यक्ति का पत्रकार होना उसको नकारात्मक बनाता है, वो हर चीज में छिद्रान्वेषी हो जाता है, हर चीज में खराबी खोजता है, अच्छे नहीं खोजता।
नहीं, पर पॉजिटिव स्टोरीज भी होती हैं। पॉजिटिव स्टोरी आप ये अपवाद मानेंगे आप नहीं उनको? नहीं, ये कहानियां है। पॉजिटिव स्टोरीज इसलिए पैदा करनी पड़ रही है क्योंकि पत्रकारिता का स्वरूप बदलने के लिए इनको प्रयास करने पड़ रहे हैं। पॉजिटिव मंडे की स्टोरी कोई अखबार छापता है, कोई पॉजिटिव संडे, फिर वीडियो टीवी चैनल्स आते हैं वो करते हैं। लेकिन आज भी टीवी चैनल जो है नकारात्मकता पर जिंदा है। 2 दाने डालकर मुर्गे लड़ाते हैं शाम को बैठकर। ये जो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम से लोग आते हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहूंगा, अलग अलग पॉलिटिकल राजनीतिक निकायों के लोग आते हैं। वो लोग मुर्गे नहीं हैं। अगर वो समझदार हैं तो उनको आना बंद करना चाहिए, है ना। लखनऊ की सड़कों पर नवाब मुर्गों के पैरों में पत्ती बांध करके उनको लड़वाते थे, और जो मुर्गा कट जाता था वो शाम को रोगन जोश बन जाता था। तो ये प्रक्रिया इनके लिए नहीं है। और ये जो मीडिया प्रक्रिया है इसमें पत्रकारिता सामान्य तौर पर नकारात्मक है। पत्रकारिता का उद्भव ही नकारात्मकता से होता है भाई। और भारत में तो पत्रकारिता नकारात्मकता से ही पैदा हुई। जब 21 ने बंगाल गजट निकाला तो उसने एक आदमी कार्नेवालिस के खिलाफ निकाला था, कोई 5 लोगों के लिए थोड़ी लिखा था उसने। उसको कार्नेवालिस से समस्या थी और उसके लिए उसने अखबार निकाला और कार्नेवालिस को रोज गाली दी, बैठ करके रोज उसके कारनामे खोले। और वो अखबार उन्हीं स्थानों पर पहुंचाया जाता था जो लोग कार्नेवालिस को क्रिटिसाइज कर सके या कार्नेवालिस के तक सूचना पहुंचा सके। तो कॉन्सेप्चुअली पीठ पत्रकारिता हुई। आपने जो बात की मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ आपकी बात से कि पत्रकारिता एकदम नकारात्मक है, क्योंकि भारत ही वह स्थान है जहाँ प्रथम पत्रकार नारद जी को कहा गया है। देखिए, मैं इसको अस्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं उस संगठन से आता हूँ जहाँ पर मैं नारद जयंती मनाता हूँ, बावजूद इसके अस्वीकार करता हूँ। कारण नारद देवर्षि है, उसको क्यों पत्रकार कहूँ मैं? उसका विद्वता का स्तर पत्रकार से 100 टियर ऊंचा है। पत्रकार से 100 टियर ऊंचा है। मैं स्वयं पत्रकार हूं, फिर भी कह रहा हूं कि मुझसे 100 टियर ऊंचा खड़ा है वो विद्वता में जी। वो व्यक्ति जो मन की गति से विभिन्न लोगों का विचरण करने की क्षमता रखता है, उस आदमी को हमने सूचना देने वाला आदमी बना छोड़ा। किसने कहा आपको ये बात? ये स्वीकार्यता मुझे तो नहीं। पत्रकार केवल सूचना देने वाले व्यक्ति को ही कहा जाएगा? इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो जो लेख लिखते हैं, लेख लिखने वाले लेखक है, पत्रकार नहीं है। नहीं, पर दोनों काम जो लोग करते हैं समाचार पत्र में, वो तो रेयर ब्रीड है। कितने हैं ऐसे जो वैचारिक पत्रकारिता जो वैचारिक अधिष्ठान चलाते हैं पत्रकारिता का? वो कितने लोग हैं पूरे समाचार पत्र में? इस पत्रकारिता के वैचारिक अधिष्ठान को चलाने वाले 2% लोग होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। ठीक बात है। उसके अलावा उससे अधिकतम पत्रकार या सूचना संग्राहक होते हैं। वैचारिक अधिष्ठान गिने चुने 2% लोग हैं, और वो भी अब तो बिल्कुल ही नहीं है। तो पिछले कुछ वर्षों से जिस तरीके से विश्व संवाद केंद्र नारद जयंती के कार्यक्रम कर रहे हैं, करे नारद जयंती, मुझे स्वीकार्यता है कि पत्रकार का ये सम्मान किया जाए कि किसी देवर्षि के नाम पर उसको सम्मानित किया जाए, मैं स्वीकार करता हूँ। प्रथम पत्रकार कहा उसको प्रथम पत्रकार कहा जाना गलत है, वो आपको स्वीकार नहीं? मुझे अस्वीकार्य है वो। इसका कारण ये है कि नारद जिस समय में कार्यरत है उस समय में पत्रकारिता जैसा कोई विषय उपलब्ध ही नहीं है ना। और एक दूसरे को सूचना देना या किसी सूचना को दूसरे स्थान तक समाहित करने का काम जो है ना, वो डाक प्रक्रिया है, पत्रकारिता नहीं है। तो आपने भी काफी समय बिताया इस क्षेत्र में? बिल्कुल। फिर बाद में छोड़ भी दिया आपने? हाँ, पैशनेट कभी था ही नहीं मैं इसके लिए। मुझे मेरे संगठन ने भेजा था और मैं चला गया। कैसा क्या अनुभव रहा पत्रकारिता अनुभव के तौर पर? देखिए, मैं एक स्किल्ड एजुकेशनिस्ट था, नेट JRF था, PhD था जी। तो मुझ में ये समस्या नहीं थी मुझे काम नहीं मिलेगा। मैं उस वक्त भी दिल्ली में पढ़ा रहा था, क्लासेस ले रहा था, शिक्षण कर रहा था। और अगर मैं पत्रकारिता में नहीं जाता तो कहीं प्रोफेसर होता। अभी भी हूँ तो यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर इन प्रैक्टिस हूँ, तो मेरे को उसकी कहीं समस्या नहीं। लेकिन पत्रकारिता मैं मेरे संगठन के लिए गया क्योंकि उस वक्त कम्युनिस्टों का इतना आतंक था कि मेरे संगठन को आवश्यकता थी कि कुछ ऐसे लोग पत्रकारिता करने जाएं जो लोग उसको समझ सके या संगठन के अनुरूप कार्य कर सके। तो मैं गया। तो मेरा पहला
पत्रकारिता का अधिष्ठान जो है वो हार्डकोर कम्युनिस्ट है। मैं तो हिंदू न्यूज़पेपर में गया था। मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि आप पहले जिस समाचार पत्र में प्रथम रहे- वर्ष शिक्षित था, बावजूद इसके वहां गया क्योंकि मुझे कहा गया कि जाओ भाई नौकरी, और हिंदू वाले मुझे बुला करके ले गए थे। तो कैसा था माहौल अंदर का? जैसे बाहर से तो ये कहा जाता है कि एक वामपंथी विचार से प्रेरित है। कोई किसी पर दबाव, नौकरी है वो हमारी प्रवृत्ति है, पेशा है, वहां पर कोई प्रश्न नहीं होता है। लेकिन उनके लिखने का तरीका, एडिटिंग का तरीका वो है जिससे कि उनकी विचारधारा प्रमुखता से सामने है। अगर अटल बिहारी भारत के प्रधानमंत्री हैं और अगर प्रकाश करात उस वक्त महासचिव माकपा पोलित ब्यूरो थे, दोनों एक ही विषय पर एक दिन में स्टेटमेंट देते हैं जी। तो जो कम्युनिस्ट अखबार थे उनकी हेडलाइन लेवल पर प्रकाश करात आते थे, प्रधानमंत्री सेकंड नंबर पर आते थे। ठीक है ना? ये तो पत्रकारिता की दृष्टि से ठीक नहीं है, देखा जाता है तो। नहीं, उनकी पत्रकारिता यही है। हम लोग क्या है, अति आदर्शवाद में घुसे हुए वो लोग हैं जिनको अपने चरित्र का पता नहीं, फिर भी आदर्शवादी हैं। कितने समय रहना हुआ हिंदू में? 6 साल, 99 से 2004। बदलने का विचार क्यों? मुझे राजस्थान आना था, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेरे पिता के लिए समर्पित नहीं, मेरे को मेरे पिता की चिंता है, इसलिए मैं लौट करके आया। क्योंकि मेरे पिता मेरे से आयु में करीब 40 साल बड़े हैं, मेरी बड़ी बहनें हैं, मेरे पिता को कौन संभालेगा, मैं अकेला पुत्र हूँ। इसलिए फिर राजस्थान वापस राजस्थान और फिर पत्रकारिता ही छोड़ दी। नमस्कार, मेरा पिता की सेवा करूंगा। तो राजस्थान पत्रिका में बाद में रहे, पहले रहे हिंदू से बाद में रहा। अच्छा, बाद में राजस्थान पत्रिका में राजस्थान पत्रिका आकर के चला गया, वापस हिंदू चला गया, लौट करके परमानेंट राजस्थान पत्रिका में 2006 में आया। दोनों की जो पत्रकारिता है, राजस्थान पत्रिका की और हिंदू की, कितना क्या बड़ा देखिए, हिंदू पत्रकारिता कम्युनिस्ट होने के बावजूद मैं कहूँगा इंटेलेक्चुअल लेवल पर राजस्थान पत्रिका से 100 गुने ऊपर है। वो लोग रिसर्च करते, काम करते, खबर आने के बाद खबर पर काम होता है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं खबरों पर काम होता है जो इनको दिखानी होती है, बाकी सब खबरें छाप दी जाती है। ठीक है ना? यहाँ पर तो ऐसे भी पत्रकार हुए जो एनबीसी के ट्रांसफार्मर्स थे, उनको एमबीए के ट्रांसफार्मर लिख दिया और लिख दिया मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ब्रैकेट में। ऐसे भी पत्रकार इसी राजस्थान पत्रिका में मैंने देखे और करेक्शन किए मैंने। तो ये जो पत्रकारिता है ना, ये पत्रकारिता ईमानदारी से बताऊं तो तृतीय श्रेणी के विचारकों की पत्रकारिता है, जिनको कहीं काम नहीं मिला इसलिए पत्रकार बन गए। ये जो पत्रकारिता हम देखते हैं रूरल और लोकल जो जर्नलिज्म है, ये उन लोगों का जर्नलिज्म है जिनको कहीं काम नहीं मिला इसलिए वो पत्रकार, इसलिए वो इधर आ गए, इसलिए वो पत्रकार है। 100 में से 90%, 10% वो है जो हमारे जैसे आते हैं, काम करते हैं और निकल जाते हैं, और उनका इंटरेस्ट भी नहीं और दूसरी चीजों में इधर उधर देखते भी नहीं हो। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी है। आईना दिखाने का, हार से आईना देखना चाहिए सभी पत्रकारों को अपना, कि ये वो लोग हैं जिनको कहीं काम नहीं मिला इसलिए आए हैं, बाकी नहीं आते। और वो मुझे 100 गाली दे सकते हैं इसको सुनने के बाद में और कहेंगे कि तुम बुरा बोलते हो, लेकिन उनको खुद को आत्मचिंतन करना चाहिए। ये मेरा विषय नहीं है, न मैं उनको अच्छा बुरा कह रहा हूँ, ये उनके आत्मचिंतन का विषय कि सच में वो सोचे कि क्या वो ऐसे आईना देखने और दिखाने की बात कही डॉक्टर विवेक भटनागर जी ने। मैंने पत्रकारिता के शुरुआती दौर में कोई कविता लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई, आखिर की जो था कि मैं नहीं कहता गलत राह पर तुमने चलना सीख लिया, मैं नहीं कहता कठिन राह को कैसे तुमने ठीक किया, किंतु अवलोकन आत्म का भी बहुत जरूरी चाहिए, और जैसे भी हैं आप और हम दोनों को दर्पण चाहिए। इसका दूसरा एक पक्ष और कहता हूँ कि कोई ब्यूरोक्रेट आकर के एक मीडिया हाउस खोले, रोज चलाए, क्या नॉन पार्शियल होगा? नहीं हो सकता। जिसने जिंदगी भर एक पक्ष में खड़े रह करके काम किया, वो पक्ष था सरकार का पक्ष। सरकारें कोई भी आए, अटल जी का स्टेटमेंट है, सरकारें आएगी जाएगी, जो भी होगा कुछ भी होगा, हम वहीं रहेंगे जहां हम हैं। लेकिन ये वो लोग थे, ये वही लोग थे, अटल जी के बयान को सच्चा साबित करते हैं, जो सरकारें आएगी जाएगी कुछ भी हो जाए, हम वहीं रहेंगे जहां हम हैं। क्या बात है, कहाँ राजनीतिक बात जो है वो एकदम पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गई है। बहुत सी तालियां इस बात के लिए। इतनी साफ गोई से आखिर कोई कैसे कह पाता है? और ऐसे लोगों के लिए एकल पक्षी होना संभव नहीं है और द्विपक्षीय होना भी संभव नहीं है। इनका अपना ही एक पक्ष है, वो अलग पक्ष है। हाँ बिल्कुल अलग पक्ष है।
और जब आप उस पक्ष पे खड़े होकर के अपना काम करते हो तो आप जनता के लिए नहीं करते हो, आप मिशन मोड पर नहीं हो। पत्रकारिता उस दिन मिशन से खत्म होगी जिस दिन भारत आजाद हो गया। आजादी के बाद में सारी चीजें बदल गई। कमर्शियल, ये एकदम साफगोई है, सच्चाई है। और वो जो बातें हम पढ़ते सुनते थे कि पत्रकारिता एक मिशन है, अब उस मिशन के पहले क्या लग गया है? उस नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा। कोई गणेश शंकर विद्यार्थी या कोई बाल गंगाधर तिलक अब भारत में पैदा होने नहीं वाला है जो भारत के लिए मृत्यु का वर्ण करने को स्वीकार करे। पत्रकार मृत्यु का वर्ण नहीं करता है। कोई जेडे इसलिए मरता है क्योंकि उसकी टिपिंग होती है, और जेडे को अगर कोई बहुत अच्छा माने कि शहीद है भारत के लिए मर गया तो गलत बोलता है। वो उन्हीं लोगों का स्टूस था जिन लोगों ने उसको मारा। बड़ी बात। अगर किसी को ये गलत फहमी हो कि ऐसा नहीं है तो भूल जाए, है ना। तो पत्रकारिता जो है वो शुचिता का परिचय कि नहीं है भाई। और पत्रकार उसी समाज से आता है जिस समाज की गंद को हम छिपाने का रोज कोशिश करते हैं झाड़ू लगा के। मैंने कई लोगों से कहते हुए ये भी सुना है कि जो पत्रकार सामान्य समाज की पीड़ाओं को, उनकी तकलीफों को उठाने का काम करता है, उस पत्रकार के साथ उसके संस्थान में क्या बीतती है, इसको कितने लोग संस्थान में होता ही नहीं। कुछ दिनों बाद बीतती नहीं है, वो होता ही नहीं। कुछ दिनों बाद वो कुछ और करने चला जाता है क्योंकि उसको पता लग जाता है कि मैंने क्या किया, गलती हो गई मेरे से। एकदम एक छिपी हुई जो चीजें हैं वो बाहर आ रही हैं। विवेक भटनागर जी के साथ में बात करते हैं। एक चीज और चलती है सामान्य समाज में, जो बातें होती हैं कि जब तक आप किसी बड़े व्यक्ति को, बड़े लेखक या पत्रकार को सुन नहीं लेते, उसके साथ कुछ समय बैठ नहीं जाते, तब तक आपके दिमाग में एक अलग ऑरा रहता है। आपने, हमने, बहुत से लोगों ने बहुत बड़े बड़े तथाकथित संपादकों और पत्रकारों, लेखकों को पढ़ा है, लेकिन जब उनके साथ बैठते हैं 2 घंटे तो एक संदेह होने लगता है कि क्या यही वो व्यक्ति है जिसको मैं 15 वर्ष से पढ़ रहा हूँ, जिसके नाम से ये बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं। ये चीज कविताओं के क्षेत्र में भी है। बहुत से कवियों पर ये आरोप लगता है कि ये किसी और की कविता इसने पढ़ दी है। क्या लेखकों में, पत्रकारों में भी? शिक्षा के 2 हिस्से हैं जी। एक होते हैं सुपड़ और एक होते हैं कुपड़, है ना। तो हम में से 90% लोग कुपड़ हो चुके हैं अखबार पढ़ पढ़ के, कुपड़ हो चुके हैं जी। सुपड़ जो लोग हैं वो लोग शास्त्र सम्मत बात करेंगे, है ना। अखबार जो है व्यापार सम्मत बात करता है, ठीक है ना। अगर मेरे को विवेकानंद जी 10 लाख रुपए का कवर पेज विज्ञापन देंगे तो मैं अंदर विवेकानंद जी की खबर को एक पेज में लगाऊंगा कि विवेकानंद जी इतने सुंदर है, भले ही सिर में बाल ना हो, लिखूंगा बड़ी सुंदर है उनकी सिर। क्या बात है, बहुत सुंदर है, अच्छी से चमकती है, बाल भी नहीं है तो भी चमक है, चमक है उसमें, उनका ऑरा ऐसा है, वो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। यानी विवेकानंद जी की नाक पूरी फैल जाए फिर भी कहूंगा बड़ी सुंदर सुडौलती की नाक। ये पत्रकारिता है। इसमें ये कोई सटायर नहीं है, ये ट्रुथ है, ये समस्या है। दरअसल में 1990 के बाद जैसे ही वैश्विक अर्थतंत्र ने भारत में प्रवेश किया, हम लोगों का पूरा सिस्टम बदलने लगा। देखिए, एक महिला नीरा राडिया जो है, जो जर्नलिस्ट में लॉबिस्ट बन करके आती है, वो पूरे सिस्टम को अपने हाथ से चलाती है, मंत्री तक उसके कहे से बन जाते हैं। अगर पत्रकारिता इसी काम के लिए थी तो मुझे शर्म है कि मैंने पत्रकारिता करी। प्रताप गौरव शोध केंद्र के साथ भी आप जुड़े हुए निदेशक हैं। मैं वहाँ का शोध अधीक्षक हूँ। हाँ। तो अब एक बार उस विषय पर, वहाँ पर एक ही पद है अधीक्षक का, निदेशक का कोई पद ही नहीं। अधीक्षक है। वहाँ पर वो उससे आगे है भी नहीं जी। महाराणा प्रताप को लेकर राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी बहुत बयानबाजी करते रहते हैं। जन सामान्य में बहुत सी जो है वो गलत जानकारियां भी हैं उनको लेके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराणा प्रताप, सबसे पहले तो महाराणा प्रताप हमारे जैसे ही कोई व्यक्ति था, है ना, जिसके अंदर न तो कोई सोने की चूल्हे लगी हुई थी, न लोहे के चक्कर लगे हुए थे। वो सामान्य सा एक इंसान था। हाँ, शरीर के गठन में बड़ा सुडौल था, इसको मैं मना नहीं करूं।
सामान्य भारतीय इंसान जैसा होता है, मेवाड़ का जैसा व्यक्ति होता है, उस कद का व्यक्ति था। मारवाड़ जैसा लंबा चौड़ा नहीं था। 5 फीट 8 इंच 7 इंच का आदमी रहा होगा। अबुल फजल ने जो अपने दुश्मन का वर्णन करेगा वो गलत नहीं करेगा। मैं मेरे पक्ष से मानूं कुछ भी हो सकता है, लेकिन अबुल फजल को मैं इस पक्ष पर ठीक मानूंगा। बहुत सारे पक्ष में गलत होते हैं वो लोग, क्योंकि वो एग्जैजरेटेड अतिरंजित तौर पर अपने पक्ष को रखते हैं। ठीक बात है। लेकिन अपने दुश्मन को सामान्य कद पर लाकर रखेंगे, थोड़ा कमतर ही बताएंगे, कमतर ही बताने का प्रयास करेंगे, ज्यादा नहीं बताने। लेकिन उसने क्या बताया? उसने कहा कि जब राणा कीका, प्रताप का नाम कीका है, प्रताप का नाम प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध के बाद बना है। पूरे मुगलिया टेक्स्ट में उनको कीका लिखा गया, कीका लिखा गया, राणा कीका। तो लिखता है, राणा कीका जब घोड़े पर बैठ करके आता है तो मृत्यु का अवतार लगता है। उसका सिर तरबूजे से बड़ा है। तरबूज से बड़ा सिर है, मतलब बड़ा सिर वाला, बिग हेडेड मैन है। उसके कंधे असामान्य रूप से चौड़े हैं, उसकी छाती उभरी हुई है, और गोर वर्ण का राणा युद्ध की धूप में तपकर तांबे के रंग का हो गया। बड़ी बड़ी मूछें हैं, कर्णांत तक उसकी आंखें हैं, कान के पास तक बड़ी बड़ी आंखें, फैली हुई बड़ी बड़ी आंखें हैं, दिखने में अत्यंत खूबसूरत है। उसकी तलवार की चपलता इतनी जबरदस्त है कि युद्ध क्षेत्र में उसके अगल बगल पर भी जाना यमराज को आह्वान करने जैसा है। ये अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबर में प्रताप का वर्णन करते। अब आप मुझे बताइए, और जब हम प्रताप के आर्मर्स देखते हैं, कवच देखते हैं, तो पता लगता है कि कवच में उसका कंधा करीब 58 इंच चौड़ा लगता है। 56 से 2 इंच ज्यादा है। 58 इंच चौड़े उसके कंधे हैं। यानी अगर मुझे आज के समय में प्रताप को कहा जाए कि प्रताप कैसे थे, तो मैं कहूंगा कि माइक टाइसन को एक मुक्का मारे तो पहले मुक्के में माइक टाइसन नॉकआउट हो जाएगा। एक मुक्के में नॉकआउट है, खड़ा नहीं हो सकता है। इतना शक्तिशाली, इतना असामान्य उसके कंधे हैं। एक पेंटिंग है मेरे खुद के पास, उसमें देखा जाए जो प्रताप के प्रपौत्र महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय की है, देखा जाए तो उसके कंधे अलग से नजर आते हैं। यानी ये जो उभार है, ये फ्लैट है, हमारा फ्लैट है, उसका उभार ये है। इसीलिए वो किसी बहलोल खां को लोहे पहने हुए को काट सकता है। वो प्रैक्टिस का पार्ट है, वो शारीरिक बल उसको सीखने से मिला है, प्रकृति प्रदत्त नहीं होता है। महाराणा प्रताप अपने जीवन के अंतिम काल में 57 साल की आयु में एक नरभक्षी बाघ को मारते हैं। तो बाघ को जब वो मारने के लिए पहुंचे तो बाघ झाड़ियों से अचानक उनके सामने आ गया। तो उन्होंने अपने हाथ में कवच पहना हुआ हाथ था, हाथ दस्ता बोलते हैं, वो उसके मुंह में डाला और कटार से उसका पेट फाड़ दिया। तो मरा हुआ शेर उनके शरीर पर आ गया। ओवरलोड होकर के प्रताप के कमर में कुछ खिंचाव आया, जिससे उनकी आंतों में गांठ आ गई और उस कारण से उनकी मृत्यु हुई। तो शरीर से कितना बली होगा कि शेर को अपने हाथ पर रोक सकता था और पेट उसका दूसरे हाथ से फाड़ सकता था। इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी का आदमी था। लेकिन कोई न तो 80 किलो का भाला उठाता था, न उसका टोटल कवच का वजन 210 किलो था, न उसकी तलवार 400 किलो की थी, कुछ नहीं था। सारे हथियार वैसे ही थे जैसे युद्ध में काम में लिए जा सके। वो कोई ऐसा तो थोड़ी था कि वेट लिफ्टिंग करने जा रहा था बेचारा, तो 80 किलो का भाला उठा के चलूं। और इतने वजन के बाद में बेचारा चेतक का क्या होता होगा, कोई तो घोड़ा ही था ना। तो किसी में भी अतिरंजित पूर्ण असामान्य देवत्व नहीं भरा जाए। पता मनुष्य जैसे मनुष्य थे, 1940 में पैदा हुए और 1540 में पैदा हुए और 1597 में देवलोक हो गए। वो सामान्य व्यक्ति। भारतीय राजनीति की बात करें, पाठ्य पुस्तकों की बात करें, जहाँ लंबे समय से पढ़ाया जा रहा अकबर महान है, महाराणा प्रताप की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हम पता करवाएंगे महान है कि नहीं है। देखिए, मैं तो मेवाड़ से आता हूँ जी। एक ऐसे आदमी ने जिसने मेरे परिवार के, मेवाड़ मेरा परिवार है, मेरे परिवार के 30,000 लोगों को मार दिया बिना किसी गलती के। सेना के हिस्से नहीं थे, वो तो किसान थे, ऐसे सामान्य लोग थे, उनको मार डाला उसने। अगर किसी व्यक्ति को भारत में ऐसे नरभक्षी व्यक्ति को महान कहने का शौक है तो कहे शौक से।
लेकिन ईश्वर ना करे कि किसी दिन मेरे हाथ में तलवार हो और वो मेरे सामने खड़ा हो, बस। तो तलवार चल सकती है, मतलब नहीं अंदर से ज्वाला इतनी है? निश्चित तौर पर चलेगी। मेरे पुरखों ने अपना सिर कटा करके जमीन पर रख दिया इस भूमि के लिए। मेरे ही घर से एक हल्दी घाटी में शहीद हुए, वीर गति प्राप्त है। हम तो उनकी संतान है। हमारे पुरखों ने सोचा ही नहीं था कि हमारी औलादे भी पैदा होगी। उनके पराक्रम को कोई कमतर आके तो हम उसके लिए इसी तरीके से, ये हमारा शौर्य है, ये हमारा क्षात्रत्व है, उसको कोई नहीं रोक सकता। शौर्य और क्षात्रत्व किसी एक दो जातियों के अंदर बंधा हुआ नहीं रहता। ये एक क्षेत्र की बात है, ये भावनाओं की बात है। और निश्चित रूप से इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित किया, यदि उनके मान सम्मान में कोई कमी करता है तो वो अक्षम्य है, और इसका प्रतिकार निश्चित रूप से होना ही चाहिए। आपने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं, एक पुस्तक बप्पा रावल पर भी लिखी है। बप्पा रावल पर मेरे को इसलिए लिखना पड़ा कि जिस वक्त मैं मेरी पीएचडी कर रहा था तो मेरे को एक मेरे डिपार्टमेंट में एक पीएचडी रजिस्ट्रेशन आया कि बप्पा का अस्तित्व ही नहीं था। अच्छा। उसके बाद में एक सेमिनार हुई जिसमें कि भारत के राष्ट्र नायक करके सेमिनार हुई, जिसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का कोई व्यक्ति था ही नहीं। सारे या तो इस्लामिक थे या आधुनिक इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता थे नहीं थे, जो भी थे पर प्रणेता थे। तब मैंने मेरा पेपर प्रेजेंटेशन दिया, भूला बिसरा नायक बप्पा, राष्ट्र नायक बप्पा। पेपर लिखा मैंने और पढ़ा उसको। तो बप्पा जो है वो एक सामान्य राजा नहीं है, असामान्य परिस्थितियों में जन्मा एक राजा है जो किसी संत द्वारा राष्ट्र रक्षण के लिए हथियार बनाया गया। आसान नहीं है उसके जैसा। 704 में पैदा हुआ और 753 में उसने जीवित समाधि ले ली। राजा था ना। संन्यास धारण किया गोरखनाथ पीठ का, दोनों कानों में कुंडल पहने, बीच में छेद करवा करके और जमीन में जाके दफन हो गया। इस राजा में ऐसी क्षमता है, आज कोई बता दे मुझे कि राजपाट काम करते हुए आदमी उठे और कहे आज से मैं सन्यासी, और कुछ समय बाद के मैं तो समाधि मुक्ति। ये क्षमता किसी में नहीं होती है। वीतरागी रहे, पूर्ण वीतरागी है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने स्वयं प्रकट होकर के उनके लिए यज्ञ करवाया, राज्य चलाने के लिए उनसे स्वर्ण निर्मित करवाया। पूरे भारत में राष्ट्र देवी का अगर कोई प्रथम स्वरूप उपलब्ध है तो मेवाड़ में उपलब्ध है। राष्ट्र शयना माता का मंदिर एकलिंगनाथ मंदिर के पास में। हम लोग देशी भाषा में उसको राठा सेन माता कहते हैं। राठा सेन कहते हैं। राष्ट्र शयना का मंदिर वो भारत माता है मूल, जो बप्पा के समय में थी। उस मंदिर में ये सब किया गया। बप्पा को एक खड़ग दिया गया, वो खड़ग आज भी मेवाड़ में सर्वाइव। तो बप्पा का पराक्रम अपनी जगह उच्च है, जिसने कि अरबों की आंधी को रोक दिया और उसके बाद में अगले 600 साल तक अरबों को सूझा नहीं कि हम क्या करें। कोई मुगल डायनेस्टी आने को तैयार नहीं, कोई तुर्क आने को तैयार नहीं, मेवाड़ भारत में प्रवेश को तैयार नहीं। बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा, इतना खौफ पैदा कर दिया। लेकिन अकेले बप्पा नहीं। उस समय में उत्तर में कश्मीर में एक राजा और पैदा होता है। बप्पा से करीब करीब 6 साल बाद उसका राज्याभिषेक होता है और आयु में उससे करीब 10 साल छोटा है। उसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य जी, जो पूरे सिल्क रोड पर कब्जा कर लेता है ना जी। 2 बार खलीफा को पराजित करके गिरफ्तार करता है। एक बार काबे को तोड़ देता है, कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार कर लेता है और बीजिंग पर अधिकार कर लेता है। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला एक राजा भारतीय इतिहास से गायब है। क्या कहना चाहेंगे, इतने बड़े बड़े राष्ट्र नायक जो हुए हैं, बप्पा रावल होंगे, साम्राज्य स्थापित करने वाला। जब हम लोग ये कहते हैं कि साम्राज्यवादी बड़े महान होते हैं, सिकंदर महान है ना, अकबर महान है, तो फिर ललितादित्य क्या है? तो आजादी के 77-78 वर्ष हो गए, उसके बाद भी इन राष्ट्र नायकों के बारे में बहुत अधिक पढ़ाया नहीं जा रहा है। आप तो शिक्षा से भी जुड़े हैं। तो फिर ललितादित्य क्या है? मेरा तो प्रश्न में जुड़ा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ जी। पूरे कश्मीर में आज जो कुछ बना दिखता है वो सब उसका बनाया हुआ है। भले ही तो वो
डल झील में बना हुआ निशात बाग हो या चार चिनार बाग हो, वो सब उसी ने बनाए थे। मुगलों ने थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके अपने नाम चिपका लिए हैं, उसी के समय के कंस्ट्रक्शन है सब सारे। भले ही वो अनंतनाग का मार्तंड मंदिर हो या वानाथ परिसर हो या खीर भवानी का मंदिर हो। लेकिन विवेक जी, हम क्षोभ कब तक व्यक्त करते रहेंगे? नहीं, बहुत से लोगों की वाणी से ये बात निकलती है कि होने पर आजाद देश अपने कलंक सब धोता है, शासक ऐसे मिले कि बाबर हंसता और राम रोता है। ये मेरा शोभ नहीं है, ये मेरा शोभ नहीं, नहीं, पर जन सामान्य तक मैं ये जो बात जानकारी- कह रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ वो कुछ अलग है। हम लोगों की समस्या है कि हम लोग किसी से एंडोर्समेंट चाहते हैं ना तो अपने दुश्मन से चाहते हैं। अपना एंडोर्समेंट हमको स्वीकार नहीं है ना। अगर बरखा दत्त आकर के विवेकानंद को कहते कि तुम बहुत अच्छा पत्रकार, तो विवेकानंद बड़े प्रसन्न होंगे या विवेक बड़ा प्रसन्न होगा। लेकिन मैं तो नहीं चाहता कि बरखा दत्त आकर के मुझे कहे कि मैं अच्छा पत्रकार हूँ, भले उसको किसी मार्क में माना जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। आई डोंट वांट टू से दैट कि समवन गिव मी पुलिट्जर अवार्ड, मुझे चाहिए नहीं। मुझे देंगे तो मैं मना कर दूंगा। कभी जीवन में ऐसा मौका आया कि कोई मुझे पुलिट्जर अवार्ड दे तो मैं मना कर दूंगा कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा अवार्ड, मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे नोबेल प्राइज भी स्वीकार नहीं है, और मुझे किसी तरीके के मैग्सेसे पुरस्कार भी। ये सभी पुरस्कार विचारधारा से प्रेरित होकर के दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, इन पर मेरी तरफ से थू है। पर महादेवी स्मृति सम्मान मिलता है तो वो स्वीकार है। तो महादेवी वर्मा साहित्यकार है, वो किसी विचारधारा से प्रेरित स्त्री नहीं है ना। किस कार्य के लिए मिला वो भी एक बार दर्शक श्रोताओं तक मेरी पुस्तक है जी, भारतीय स्मारक पुरातत्व की अनुपस्थिति में, उसके लिए मुझे मिला। मेरे लिए वो माता समान है, क्योंकि मैं उसी की कुलवंश परंपरा से आता हूँ। वो भी कायस्थ है, मैं भी कायस्थ हूँ जी, ठीक है ना। महादेवी वर्मा हमारे लिए माता समान है, मेरे लिए स्पेसिफिक मैं कहूँगा, मेरे लिए है ना। उन्होंने कविता लिखी थी, था कली का रूप शेषव में अवसु के सुमन, तो उसमें उन्होंने फूल का जीवन लिखा है जी, मनुष्य को उससे दिखाया है। फूल के जीवन से मनुष्य के जीवन को प्रदर्शित किया कि जब तक वो सुंदर था तब तक सभी ने उसको सराहा, स्वीकार किया। जिस दिन वो सूख गया तो उसको किसी ने नहीं पूछा, है ना। तो वो कहती है कि कर दिया मधु और सौरभ दान सारा, एक दिन किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। क्या बात है, क्या विचार। तो ऐसे विचार का अगर मुझे कुछ अवदान मिले तो मैं हर वक्त लेने को तैयार हूं, मैं उसके लिए भिक्षा मांगने को तैयार हूं। लेकिन पुलित्जर मिलेगा तो स्वीकार नहीं करेंगे। एक स्पष्ट बात आपने कह दी है। समय की अपनी सीमा, आपके साथ कई घंटों बात हो सकती है कि एक विषय पर, और जिस रोचकता के साथ नई नई जानकारी आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, लेकिन घड़ी तो उसी गति से चल रही है। चलते चलते चाहेंगे श्रोताओं के लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे अगले 2-3 मिनट आपके लिए? देखिए, सब कोई बाउंडेशन नहीं, 2-3 मिनट में जो चाहे वो आप कह सकते हैं। श्रोता सब कुछ पढ़िए, सब कुछ सुनिए, मन की करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कहा गया है कि मन जो है वो ध्वनि यानी वो तरंग से अधिक गतिशील है। मन की गतिशीलता तरंग से अधिक है, और अगर आप स्वयं को तरंगित रखना चाहते हैं तो मन को गतिशील कीजिए। तरंगित रहेंगे, जीवन अच्छे से जिएंगे। कष्ट सभी के पास है, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। किसी विजयपत सिंघानिया का बेटा गौतम सिंघानिया उसको घर से बाहर निकाल करके भिखारी बना सकता है। तो संपत्ति के मोह में मत पड़िए, जीवन को अच्छे से निर्देशित करिए और अच्छे से चलाइए, यही आपका जीवन। संपत्ति के मोह में मत पड़िए, बड़ी बात कही है डॉक्टर विवेक जी भटनागर ने। लेकिन सवाल तो नहीं पूछना चाह रहा था मैं, लेकिन आपकी बात पर मुझे लगता है एक सवाल आखिरी और करना ही पड़ेगा। आपने कहा मन की बात मानिए, मन के हिसाब से चलिए। हमने तो बचपन में सुना है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के कहे न चालिए, पलक पलक मन और। ठीक है, तो मैं आपको मैंने बचपन में ऐसा पढ़ा है कि यानी नमन नमन बहु अंतरा, नमन नमन के ही बार, ये तीनों का बुक न मैं चीता चोर का बार। हर बार झुकने, मन का चंचलता से कंपेयर करोगे, हर बार झुकने में अंतर होता है ना।
नमन नमन बहुअंतरा, नमन नमन, कई बार नमन, हर नमन में अंतर है। ये तीनों कबूक नमी, तीन लोग अलग अलग मौके पर झुकते हैं। चीता झुकता है शिकार करने के लिए, चोर झुकता है, छिपता है चोरी करने के लिए, और बाण झुकता है, कमान झुकता है, मतलब धनुष झुकता है तीर चलाने। तीर चला। तो आप अपने मन को उस हिसाब से नियंत्रित करिए, वैसा झुकाइए। क्या बात है, बहुत ही शानदार जवाब इस सवाल का दिया है। दो विवेक आपके साथ थे दोस्तों, एक आपका साथी आरजे विवेक, एक डॉक्टर विवेक जी भटनागर। कैसी लगी आपको ये चर्चा? विवेक जी आप आए स्टूडियो में, मन नहीं भरा लेकिन 1 घंटे का समय बीत गया, मन नहीं भरा। फिर से आपको बुलाएंगे हम यहाँ और फिर से करेंगे चर्चा।